हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो प्राइमल फॉर्म होता है उसको हम किस प्रकार से ड्यूल फॉर्म में चेंज कर दें। हमने आपको पहले भी बताया कि हर ईच लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग ड्यूल फॉर्म। अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो फॉर्म होती है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होगी, तभी जिसे हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। जब उस फॉर्म में होगी तभी हम उसे ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। पहले की वीडियो में हमने 3 तरह के आपको क्वेश्चंस बताए। ये 4 टाइप का क्वेश्चन है जिसमें देखिए इक्वल का साइन आया है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन है आपकी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम का केस है, और मिनिमम के केस में मैंने आपको बताया जो कैनोनिकल फॉर्म में साइन होने चाहिए कांस्टेंट के, वो सारे इस प्रकार से होने चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो पहली इक्वेशन तो डिस्टर्बिंग है, बिल्कुल नहीं सही है। दूसरी तो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। केवल थर्ड जो कांस्टेंट है वही सही है, क्योंकि वो मिनिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन को प्रोजेक्ट कर रही है। अब सबसे पहले तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्राइमल फॉर्म को रिवाइज्ड करना पड़ेगा। रिवाइज्ड इन द सेंस कि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। दूसरी इक्वेशन ये इक्वल में है, तो हमें इक्वल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह के साइन में। आपको याद होगा जब हमने पहले डिस्कस किया था कि जो रूल्स हैं कि कैसे हम प्राइमल फॉर्म को चेंज करते हैं, कैसे हम प्राइमल फॉर्म को चेंज करते हैं ड्यूल फॉर्म में। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इक्वेशन जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर किसी कांस्टेंट में, जैसे मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में बदलता है, और जो मिनिमाइजेशन में इस तरह का साइन अगर लगा है तो वो ग्रेटर का है तो लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ कांस्टेंट बन जाते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाते हैं, और इक्वल वाला अनरिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने आपको बताया। तो यहाँ पे चूंकि पहले से इक्वल है इसलिए वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें इस इक्वेशन को। तो हमने यहाँ लिखा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 30। तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहला कि x1 माइनस x2 को हम लिखें ग्रेटर और इक्वल टू 30। दूसरा x1 माइनस x2 को लिखें लेस और इक्वल टू 30। अब हमेशा याद रखिएगा चूंकि केस यहाँ पहले मिनिमाइजेशन का था इसलिए हमने इसको पहले लिखा। मैक्सिमाइजेशन का होता तो सबसे पहले ये साइन लगा। तो जब कभी भी इक्वल का करेंगे तो इक्वल दो इक्वेशंस में लिखा जा सकता है। इट कैन बी if any constant are written in terms of equal, then it produces two inequations. One inequation is greater and second inequation is less. तो हमने लिखा x minus 2 is greater or equal to 30 और x1 minus x2 लेस और इक्वल टू 30। तो आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पहले वीडियो हमने आपको बताया इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2। ये देखिए साइन पलट गया और ये माइनस 30 हो गया। तो अब हम अगर अपनी रिवाइज्ड प्राइमल प्रॉब्लम लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे रिवाइज्ड प्राइमल प्रॉब्लम। तो रिवाइज्ड प्राइमल प्रॉब्लम में हम सबसे पहले तो मिनिमम z वैसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, वही लिख दिया। फिर जो सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं इधर का साइन, इसलिए पूरी इक्वेशन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की इक्वेशन, तो आ जाएगा 2x1 माइनस 4x2 और ये माइनस का 160। थर्ड जो इक्वेशन आपकी इन इक्वल में है तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये लिखा जाएगा और फिर इस इक्वेशन में लिखेंगे। ऑर्डर आपको याद रखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। सेकंड टर्म में हम ये लिख देंगे माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 30। और लास्ट इक्वेशन में बच्चों क्या है? x1, तो x1 ग्रेटर इक्वल टू 10, ये आपको आता है। और अंत में हम वही चीज लिखेंगे क्या कि x1 एंड x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखिए तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो आपकी सटीक प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई।
जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब हम इससे निकालेंगे ड्यूल फॉर्म। इससे अब हम निकालेंगे ड्यूल फॉर्म। देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। सबसे पहले ये मिनिमम z है तो हम इसके क्या लिख देंगे, मैक्सिमम z, और यहाँ पर हम स्टार बना देंगे या डैश कर देंगे। तो देखिए जब मैक्सिमम z लिख रहे हैं तो एक चीज़ हमने यहाँ पर बताई थी उसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितनी इक्वेशंस है, 1 2 3 एंड 4। तो जो ड्यूल प्रॉब्लम होगी उसमें वेरिएबल्स कितने आएंगे, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं कांस्टेंट है वो है 4, और आप जानते हैं ड्यूल फॉर्म में जो कांस्टेंट होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वेरिएबल। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट y1 y2 y3 y4 आर ड्यूल वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लिखने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा जाता है, इनके कोफिशिएंट इसकी जगह पर आ जाते हैं और इसके कोफिशिएंट यहाँ चले जाते हैं। तो हम लिखेंगे -160 0y1 प्लस का 30 y2 माइनस का 30 y3 और प्लस का 10 y4। सबसे पहले तो ये हमने लिखा, ठीक है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया y2 और y3। इस तरह से हमने 4 बना लिए। अब अगला हम लिखेंगे, इसमें पहली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गई। अब इसमें हमने आपको बताया था कि हम एक मैट्रिक्स फॉर्म जनरेट करते हैं, वी टेक अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 -4 1 -1 -1 1 एंड 1 0। देखिए ये आ गए, ये हमने क्या लिखे, ये इनके कोफिशिएंट लिखे। यहाँ देखिए x2 क्या है, 0, इसलिए 0 लिखे। और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ये आपको रफ में करना है, दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज में क्या लिखेंगे हम बच्चों, -2 -4 1 -1 -1 1 एंड 1 0। ये आपका आ गया ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज में लिख के हमें सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो कैसे इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका पहले बनेगा ये y1 के साथ जाएगा, ये y2 के साथ, ये y3 और ये y4। तो लिखेंगे हम -2y1 प्लस y2 माइनस y3 और ये हो गया y4। और ये इक्वल का साइन अब किससे बदल जाएगा बच्चों, लेस में, और इसकी जगह कोफिशिएंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे -4y1 माइनस y2 प्लस y3 और ये 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इक्वल में कितना लिख देंगे बच्चों, वो लेस और इक्वल में 2। और अगली लाइन में हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर y1 y2 y3 एंड y4 आर ड्यूल वेरिएबल तो है, आर ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन देखें, तो वहां पर 3 है आपकी कांस्टेंट। तो आपके जो फाइनल आंसर आना चाहिए 3। आप ये देखिए 1 2 3 कुल मिला के यहाँ पहले देखिए वेरिएबल कितने हैं। तो वेरिएबल यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ पर इक्वेशन कितनी बनी, वेरिएबल है 2 तो कांस्टेंट कितने हैं, 2, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर इक्वेशन है 3, यहाँ पर कांस्टेंट है 3। तो जो आपके वेरिएबल्स आए वो कितने होने चाहिए, 3। लेकिन यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, 4। बात समझ आ रही है। तो वो जो रूल है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस वो रूल इसको फॉलो करे तो हमें 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। और वो आपके सामने दिख रहा है, कैसे, आप देखिए इन दोनों गौर से देखिए, वो आपको दिखने लगेगा। इसमें गौर देखें तो y2 माइनस y3 की जगह हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं y डैश के रूप में। तो हम यहाँ लिखेंगे टेक y डैश इज इक्वल टू y2 माइनस y3 वेयर y डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड।
अनरिस्ट्रिक्टेड, वेयर वाई डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड देखिए, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है फिक्स है कि ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड में ये फिक्स नहीं है, तो किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया वाई डैश और y2 माइनस y3, क्योंकि यहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी तो y3 माइनस y2 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड आया था अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब हम इसको जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम पुट करते चले जाएंगे। तो अगर हम इसको रिवाइज्ड के फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे मैक्सिमम z इक्वल टू 160 y1, इसमें से 30 कॉमन ले लीजिए तो 30 y डैश आ जाएगा और प्लस का 10 y4। इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता कि y1 y डैश और तुरंत y4 आ गया, ये इसका इश्यू नहीं है। नेक्स्ट इसमें भी कन्वर्जन होगा तो हम लिखेंगे 2y1, ये दोनों पूरा इसी की जगह पर हम y डैश लिख दिया और ये हो गया y4। नेक्स्ट इसमें भी देखिए, इसमें देखिए हम y2 y3, इसमें देखिए माइनस हम कॉमन लेंगे, तो जब आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ये हमने लिखा ये 4 y1 वैसे लिखा देंगे, इन दोनों में से हमने माइनस y कॉमन लिया, क्योंकि माइनस y कॉमन लेने -1 कॉमन लेने से ही आपको y2 माइनस y1 प्राप्त होगा। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस y डैश और लेस और इक्वल टू 2, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे y1 और y4 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y डैश के क्या हो जाएगा, y डैश अनरिस्ट्रिक्टेड जो होता है उसमें इक्वल आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। गौर से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन की विशेषता क्या थी। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इसमें इक्वल का साइन आया है। इक्वल को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन इक्वेशंस में, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले तो हम प्राइमल फॉर्म को ही रिवाइज्ड करते हैं, और जब उसको रिवाइज कर लेते हैं तो उसको ड्यूल फॉर्म बदलते हैं। लेकिन रूल क्लियर होना चाहिए कि जितने वेरिएबल्स हों उतने ही कांस्टेंट बने, जितने कांस्टेंट हों उतने ही वेरिएबल्स बने। अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर ये आ जाता है जिसमें हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।